हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में बात कर लिया था कि किस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप या साइज किस तरीके से किस पे डिपेंड करता है और कैसे चेंज होता है। ठीक है, वो सब पढ़ने के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज नथिंग बट इट इज डिफाइन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या करता है? ये डिफाइन करता है शेप को ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन करता है। ठीक, लेकिन ये जो शेप है ये जियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये कहने का अर्थ नहीं है यहाँ पे कि एक्चुअल में कि शेप जो है वो जियोमेट्री पे ही डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल का जो शेप है और जो जियोमेट्री है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि शेप और जियोमेट्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अभी समझ जाएंगे आप। मतलब समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री का मतलब होता है ये अरेंजमेंट बताता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस around central atom। ये क्या बताता है? अरेंजमेंट बताता है किसकी? इलेक्ट्रॉन की इन स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसी है इसके बारे में जो बताता है वही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है। ठीक है ना? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख लो कि एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है उसी को कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री के आधार पर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके शेप को मैं डिफाइन करता हूँ। लेकिन मैं पुनः बता दूं कि शेप एंड ज्योमेट्री बोथ नॉट सेम इन एवरी कंडीशन। सभी कंडीशन में ये दोनों के दोनों क्या नहीं हो सकते? सेम नहीं हो सकते। बस मैंने इतना बोल दिया कि ये डिफाइन करता है शेप को, बिल्कुल करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वैसा ही क्या हो? शेप हो। शेप मतलब होता क्या है? अगर आप समझ जाएंगे तो नाम से अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। शेप मतलब होता है बनावट। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? ये व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है सेंट्रल एटम के चारों ओर। ठीक है ना? केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं इसके बारे में इसकी जो व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। ठीक है ना? तो आखिर हम लोग क्यों आखिर ये देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखने की क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या अरेंजमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉनों का ये एक स्पेसिफिक होता है। मतलब एक सेंट्रल एटम है तो उस सेंट्रल एटम के चारों ओर, मतलब जब सेंट्रल एटम क्या करेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देनी पड़ती है। मतलब कि मान लीजिए सेंट्रल एटम ने कमरा बना दिया, ऐसे सिंपल समझिए, ऐसे कई सारे कमरे बना दिए। अब इस कई सारे कमरों के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखना है इलेक्ट्रॉन को रखना है। मान लीजिए इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रखना है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रखना है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो कमरों की डायरेक्शन होनी चाहिए, यही समझा रहा है वो, कि इन कमरों में जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होनी चाहिए या इन कमरों में इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक टाइप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कमरा दे दिया गया इलेक्ट्रॉन को, ये जहाँ चाहे रह ले। ये कमरा यानी ये ऑर्बिटल दे दिया गया इलेक्ट्रॉन को, जहाँ चाहे ये रह ले। इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया ये कमरा, वो जहाँ चाहे रह ले। नहीं, अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा एक ऑर्बिटल के अंदर कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। मतलब हर बार वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का पूरा जियोमेट्री चेंज हो जाएगा। जियोमेट्री मतलब बनावट उसकी क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी। मैंने क्यों बोला कि इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री डिफाइन करता है शेप को? रीजन इसका है कि मान लीजिए जब हम क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन को एक सही डायरेक्शन दे देंगे, एक सही जगह दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, यानी ऑर्बिटल उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, मतलब फिर से मैं बता दूं, मान लीजिए सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के चारों ओर कई सारे ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बना दिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को रख दिया बिल्कुल। अब जब इन इलेक्ट्रॉनों को रख दिया तो मैं अपने मन से इन ऑर्बिटल को यहाँ पे रखा हूँ, ऐसे ऐसे बना दिया। मैं चाहता तो इसी सेंट्रल एटम के चारों ओर इस ऑर्बिटल को ऐसे 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 चारों को एक पास भी तो बना सकता था, और फिर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रख देता, है कि नहीं है। तो भाई कैसे भी रख देता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो भी मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब ये सेंट्रल एटम जो भी मॉलिक्यूल बनाएगा उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेट नहीं होगा, वो मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो बार बार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है। तो वो चेंज होते हुए नजर आ रहा है, इसका मतलब हमको एक डेफिनेट शेप नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। इसी कारण हमको क्या करनी पड़ती है, पहली बात, पहला कंडीशन तो ये है कि हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमको एक डेफिनेट शेप देने के लिए इन इलेक्ट्रॉन यानी इन ऑर्बिटल की एक करेक्ट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये भी है, और जो सबसे आवश्यक रीज़न है, कि ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब सेम चार्जेस मतलब कि अगर मैं इन सबको जितना नज़दीक रखूंगा ये एक दूसरे से उतना ही क्या रखेंगे, दूर रहेंगे। वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहना चाहेंगे, मतलब क्योंकि सेम चार्जेस है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा। और सेम टू सेम ये वाला ऑर्बिटल, जैसे मान लो यही वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, ये ए वाला है, बी वाला है, सी वाला, डी वाला, तो ए वाला बी वाले को ढकेलेगा अपने से दूर, बी वाला भी ए वाले को अपने से क्या कर रहा होगा, दूर ढकेल रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से अरेंजमेंट करके दे भी देता हूं तो ये कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, अपने शेप में क्या ला देंगे, चेंज, क्योंकि रिपल्सन होगा तो वो ए वाला ऊपर भागेगा, बी वाला नीचे भागेगा। वैसे अब ए वाला ऊपर भाग रहा होगा तो ये इधर डी पे भी रिपल्सन स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, आपस में दूर रहना चाहेंगे, नजदीक नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि रिपल्सन के कारण भी ये दूर रहना चाहते हैं, और दूर रहने में एक कंडीशन है कि मान लीजिए एक लिमिट तक ही तो दूरी बन सकती है, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ रखा तो ये दूर भागना चाहते हैं, मैंने क्या किया, थोड़ा सा दूरी और बढ़ा दी, यहाँ पे रख दिया, फिर भी और दूर जाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब इससे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा था, मतलब ये एक दूसरे को ढकेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे रख देने से अब क्या हुआ, इनके बीच में जो रिपल्सन है वो क्या हो गया, कम। अब इससे थोड़ा सा और बढ़ा दिए ना, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे ला के रख दिया तो इधर से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंगल यही एक पोजीशन है जहाँ पे रिपल्सन क्या है, कम है, यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे कोई मतलब फोर्स नहीं लगा पा रहे होंगे, या लगा भी रहेंगे तो इतना मिनिमम होगा कि चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यही करना होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनों को उन ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से अरेंज करना होता है ताकि वो क्या हो जाए, मिनिमम रिपल्सन शो करें। मिनिमम रिपल्सन शो करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, स्टेबिलिटी सही रहेगी। स्टेबिलिटी का मतलब भाई शेप नहीं ना चेंज करेंगे, तब उससे क्या होगा, अगर आपने क्या कर दिया, अरेंजमेंट गलत कर दी, तो अरेंजमेंट गलत होने से क्या होगा कि रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ देर बाद फिर से शेप क्या हो जाएगा, चेंज। जब शेप चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो जो पहले हमको लग रहा था कि ये एटम ऐसा है, हम इसके सॉरी ये मॉलिक्यूल ऐसा है, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होगी, इसका ऐसा शेप होगा, कुछ देर बाद हमको नजर आने लगेगा कि ये क्या हो गया, चेंज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री से हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किस प्रकार से हुआ है सेंट्रल एटम के चारों ओर किसी मॉलिक्यूल में, ताकि वो क्या कर पाए, ताकि दूसरा रीजन ये हमारे लिए सबसे सटीक है, ताकि वो क्या कर पाए, डिक्रीज कर पाए रिपल्सन बिटवीन टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में एक डिस्टिंक्ट पोजीशन लानी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट या स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, डायरेक्शन या स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उनके बीच में जो रिपल्सन हो क्या हो, कम से कम हो। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि क्या मतलब है इसका, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम वही अरेंजमेंट करते हैं ताकि रिपल्सन क्या हो, कम हो पाए, ठीक है। इसको इतना समझ लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए।
मिटाने वाला कहाँ पे है? चलिए देखिएगा आगे। अब ये रिपल्सन का मामला हम लोगों ने पहली बार नहीं देखा है। हम लोगों ने जब स्टार्ट हुआ था हाइब्रिडाइजेशन तो उसका कारण ही रिपल्सन का बना था, है ना। आखिर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो CH4 को लिया गया था और CH4 में ये माना गया था कि जो C है, C जब क्या करता है, ओवरलैप करता है, तो इसके सभी के सभी ऑर्बिटल आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ओवरलैप कर रहा होता था किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ओवरलैप करते वक्त इनके हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, इसके हर ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा था वो कितने डिग्री का हो रहा था? 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा था। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये क्या था? गलत था, है ना। यहीं से थ्योरी आती है हाइब्रिडाइजेशन के, यही कारण बना था। यानी यहाँ से हम लोगों के पास फिक्स शेप नहीं आ पा रहा था। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा था, इसका 3 तो P बन रहा था, लेकिन चौथा वाला इसका भी क्या बन रहा था? S, ऐसे बन रहा था। ये जो मैं किया हूँ वो गलत था, ठीक है ना। ऐसे कहानी थी। और ये S वाला किधर से भी हो सकता था, यही प्रॉब्लम थी कि S वाला इधर से भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता था, कहीं से भी हो सकता था। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे कि 90-90 है, लेकिन इसके साथ हम नहीं बता सकते थे कि 90 का एंगल बनेगा कि कितने का एंगल बनेगा, ठीक है। तो डेफिनेट शेप हम नहीं निकाल पा रहे थे, यानी शेप को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं शेप को डिफाइन कर पा रहे थे? बिकॉज हमें यही नहीं पता था कि इसके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है। अब समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डिफाइन करेगा कि शेप कैसा होगा, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ गया जब, तो बाद में हम लोगों ने देखा कि यही चीज कि जो कार्बन है वो कार्बन अपने चारों ओर क्या करता है? सेंट्रल एटम बनाता है, सॉरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? अपने बीच में एक मैक्सिमम एंगल क्रिएट करते हैं ताकि वो रिपल्सन ना हो पाए, क्योंकि 90 डिग्री पे भी ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन से ऐसे ये क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा, और इसके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। सभी के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी चल रही होगी, ठीक है। ये CH4 की कहानी थी। और यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा था कि ये क्यों आया था, ताकि मैक्सिमम रिपल्सन रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज़्यादा। यहाँ से हम लोग सीख के आए थे कि मैक्सिमम रिपल्सन इज इक्वल टू मैक्सिमम रिपल्सन शो करेगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और ये जो बात लिखी गई है क्या है? गलत है। ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा, है ना। यानी मिनिमम रिपल्सन होगा तभी जाके मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। अगर अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रिपल्सन क्रिएट हुआ तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कूदना स्टार्ट कर देगा, एक जगह से दूसरे अपनी पोजीशन को क्या करना स्टार्ट कर देगा? चेंज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये इधर का इलेक्ट्रॉन उसको इधर ढकेलेगा और वो खुद इस इलेक्ट्रॉन को देख के दूर भागेगा। क्या होगा? पोजीशन में क्या लाएगा? चेंज, यानी स्टेबल नहीं रहेगा वो मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है तो रिपल्सन क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है कि कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती रहती है, यह अरेंजमेंट होगी, ओके। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम ने क्या किया है? उस सेंट्रल एटम ने sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण किया है, ठीक है ना। यानी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण किया, ठीक है। अच्छा एक बात आप समझिएगा, मैक्सिमम रिपल्सन के लिए अब अभी आप देखे हो कि यहाँ से एक ऑर्बिटल था, यहाँ से एक ऑर्बिटल, यहाँ से एक ऑर्बिटल, यहाँ से एक ऑर्बिटल, इनके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था। तो ये क्या है? ये जो है, ये जो डिस्टेंस आप लेके आए हो, ये डिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है? क्या हो पा रहा है? मिनिमम रिपल्सन हो पा रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये एंगल के फॉर्म में है,
और ये क्या बता रहा है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन स्थित है, यहाँ भी हाइड्रोजन स्थित है, यहाँ भी हाइड्रोजन और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में क्या हुई है, बॉन्डिंग हुई है। तो यहाँ एक बॉन्ड बना है, यहाँ एक बॉन्ड बना है, तो ये दो बॉन्ड के बीच में क्या है, ये दो बॉन्ड के बीच का एंगल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा टर्म समझोगे, ये तो बॉन्ड एंगल समझ में आ गया। बॉन्ड एंगल ये हमको ये समझा रहा होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना हम स्पेसिफिक डिस्टेंस रखें या कितने एंगल पे रखेंगे तो मिनिमम रिपल्सन होगा। दूसरी बात, हम हमेशा ये चेक करते हैं कि कितना बॉन्ड पेयर है। अब सर बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, यानी कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने का मतलब है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कितना जोड़ा बॉन्ड पेयर है, तो एक यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, टोटल कितने, 4। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। अब बॉन्ड पेयर मीन्स कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर है। तो इसको हम लोग शॉर्ट पोर्शन में बीपी बोलेंगे। ठीक है, एक हो गया। दूसरा आप ये भी जानते हो लोन पेयर। लोन पेयर मतलब कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने क्या नहीं किया है, जिन्होंने बॉन्ड बनाया ही नहीं है। ठीक है ना, तो कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, यानी एलपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब अगर इतनी बात क्लियर, तब आप चीजों को पकड़ पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी सेंट्रल एटम ने sp हाइब्रिडाइजेशन शो किया है, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा। सबसे पहला चीज तो ये कि इसका स्टेरिक नंबर sp का कितना होगा, सर sp का होगा 2, है ना, 2 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई स्टेरिक नंबर यानी हाइब्रिडाइज्ड नंबर 2 होगा, तभी तो एक और एक 2। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा बॉन्ड पेयर, तीसरे नंबर पे रखूंगा लोन पेयर, चौथे नंबर पे मैं लिखूंगा जियोमेट्री। ये चार्ट बनाते जाऊंगा और समझते जाऊंगा, जियोमेट्री। चौथे नंबर पे शेप, और 5वें नंबर पे मैं एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जियोमेट्री, शेप एंड एग्जाम्पल। ठीक है, एक चीज तो हम लोगों ने छोड़ दिया और वो था बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो जियोमेट्री से पहले हमको उसको भी कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर यहाँ पे, फिर बॉन्ड पेयर यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे, बॉन्ड एंगल यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अब स्टेरिक नंबर 2 है sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर मैंने क्या लिया है 2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। पहले एग्जाम्पल देख लो कौन सा है। एग्जाम्पल मैंने लिया BeCl2, BeCl2। अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो बेरिलियम ने क्लोरीन के साथ, मतलब ध्यान से देखो, पहली बात बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, और बेरिलियम का 4 होता है, और 4 में से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अच्छा, स्टेरिक नंबर निकालने का स्टेरिक नंबर बाई फार्मूला, क्या फार्मूला है इसका, स्टेरिक नंबर बाई फार्मूला कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो बीई के नंबर, मतलब इसमें सेंट्रल एटम मेरा बीई ही तो होगा। हाँ, अब इसका अगर स्टेरिक नंबर निकालना चाहो, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस कितने, फिर क्या चेक करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करता हूं कि सराउंडिंग चेक करता हूं। अरे नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे चेक करने लगूंगा, दोनों कैसे चेक करूंगा, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनो एटॉमिक एटम, सॉरी मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, और माइनस चार्ज, यही तो होता है बाई 2। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो कितने होंगे 2, सराउंडिंग मोनोवैलेंट कितने होंगे 2, भाई 2 एटम है ना इससे जुड़े हुए, क्लोरीन 2 है, चार्ज इस पे 0/2, तो 2 और 2 कितना आ गया 4/2, कट गया, कितना आ गया 2, हो गया कि नहीं हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया 2। तो इसका स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, इसका मतलब इसने कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है। ठीक है, अब इस Be का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। ये Be है। अब मैं ना ये वाला पोर्शन आप जानते हो कि इसमें ऐसे बनता है, ये स्मॉल लोब और लार्ज लोब,
मैं इस वाले को बार बार नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा सीधा ये बना दूंगा, ठीक है, आपको ये समझ लेना। तो मैं अगर देखूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे बन जाएगा मेरा Cl, मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl, मतलब यहाँ पे देखोगे तो Cl कनेक्टेड होगा, या सिंपल सिंपल मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, यहाँ पे मैं बोल दूंगा Cl कनेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कनेक्टेड है Cl, ये Be है, और साइड साइड में क्या कनेक्टेड है Cl, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो इनके बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है, 180 डिग्री नजर आ रहा है ना, यहाँ पे 180 डिग्री नजर आ रहा है। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। ज्योमेट्री कैसा है सर, लीनियर है, कैसा है लीनियर। तो इसका शेप भी कैसा होगा, लीनियर होगा, इसका शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा। अब आता है बॉन्ड पेयर, कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन यूज किए गए हैं बॉन्ड बनाने में, कितने बॉन्ड बनाया है ये, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने बना दिया ना, यानी 2 तो 2। क्या लोन पेयर है इसके पास, नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 0। अभी कई लोगों के मन में शक आएगा कि कैसे लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो लोन पेयर निकालने की क्या विधि है, लोन पेयर निकालने की विधि है कि स्टेरिक नंबर में से माइनस कर दो, स्टेरिक नंबर में से माइनस कर दो सराउंडिंग एटम को। तो स्टेरिक नंबर इसका 2, सराउंडिंग एटम 2, 2 में से 2 जाएगा 0। पहला तरीका तो यही हो गया। दूसरा तरीका Be का होता कितना है 4, तो होगा 1s2 2s2 होगा 1s2। वैलेंस सेल कौन सा, यही तो है, ये तो है नहीं, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये 2 के 2 क्या हैं, यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं क्या होंगे, फील्ड होंगे, है ना। लेकिन जब इनको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे P वाला क्या है, खाली है, खाली है कि नहीं है, तो ये कूद के कहाँ चला जाता है, उस वाले में, है ना। फिलहाल में हमको लग रहा है कि भरा हुआ है, लेकिन अगले ही स्टेट में जब मैं एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, बाकी एक कहाँ चला जाएगा P वाले में, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये P वाले में चला जाएगा, इज दैट क्लियर। अब ये हो जाएगा अनपेयर्ड। हम लोगों ने बेरिलियम की बात शुरुआत में भी की थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे लोन पेयर नजर आ रहा है, तब ये बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ये किस स्टेट में जाके बना रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। इसने अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड किया हुआ है, इसने क्या लिया, एक ठो S वाला और एक ठो P वाला, देखो लिया कि नहीं लिया, और दोनों को क्या कर दिया, हाइब्रिडाइज कर दिया, क्लियर। तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, क्लियर बिल्कुल। अब यहाँ से एक चीज नजर आ रही है कि अभी आप सर बोले कि ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सेम। तो याद रखिएगा, जब भी किसी सेंट्रल एटम के पास, जब भी किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होता है, लोन पेयर नहीं होता है, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब जब भी किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, ध्यान देंगे लोन पेयर नहीं है, तब उसकी ज्योमेट्री और उसका दोनों का दोनों शेप, सॉरी जो उसका शेप है वो क्या होगा, दोनों दोनों मैच खाएगा। अगर ज्योमेट्री लीनियर बन रही है तो शेप भी क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तब मान लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया है sp2 के लिए, तो स्टेरिक नंबर तब क्या हो जाएगा मेरे पास 3। मैंने एग्जाम्पल में ले लिया है BF3, कैसा ले लिया है BF3। अच्छा, BF3 अगर मैं लूंगा तो क्या B का यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 होगा, यस और नो। बोरॉन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, है ना। अगर बोरॉन की बात करेंगे आप तो 5 नंबर पे आता है। चलिए चेक करते हैं हम लोग, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। अब 5 नंबर पे आने का मतलब अगर हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे खाली है। एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो ये कूद के यहाँ पे चला आएगा, क्या होगा, मात्र यही 3 के 3 ऑर्बिटल ही तो हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो इसीलिए क्या नज़र आ रहा है sp2। ऐसे देख के भी समझ सकते हो,
है ना। बस इन्होंने ही आपस में खेल खेला होगा, तो यही 3 लोग हैं, तो 3 का मतलब स्टैटिक नंबर 3। मैंने कितने ऑर्बिटल मौजूद है वही तो स्टैटिक नंबर बताता है, 3 ठो है, एक है सा 2 ठो p। क्लियर, बिल्कुल। क्या इसके पास कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब कोई लोन पेयर है ही नहीं तो क्या होगा? तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज अभी यहाँ पे छोड़ते हुए मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे sp2 था, ठीक है, sp2 था, मतलब अभी जस्ट मैंने लिख दिया कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसके पास लोन पेयर आ गया, अगर इसके पास क्या आ गया? लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आ गया तब क्या होगा? ठीक है, तो सेम टू सेम यही sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। स्टेरिक नंबर अभी भी क्या होगा? 2, लेकिन बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 1, और लोन पेयर कितना हो गया? 1। एग्जाम्पल मैं कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। वो है C ट्रिपल बॉन्ड O। C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन का 2 मतलब 1 लोन पेयर बच जाएगा और ऑक्सीजन का 1 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, मतलब समझिएगा ध्यान से। आपको पता है ऑक्सीजन जनरली मैक्सिमम कितना बना सकता है? 2 बना सकता है, यही तो है ना, हमने यही पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 2। लेकिन यहाँ पे 3 कहाँ से बना रहा है? तो 3 कार्बन के कारण बन रहा है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होता है ना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होता है और मैक्सिमम बॉन्ड बना कितना सकता है ये? तो 2 बना सकता है। तो एक वाला जो है इसने क्या कर दिया है? बॉन्डिंग में यूज कर लिया है कार्बन के कारण, ठीक है ना, कार्बन के कारण इसने क्या कर लिया है? बॉन्डिंग में यूज कर लिया है। ध्यान से देखो, कार्बन के वैलेंस शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। देखो इसने 2 यूज करके तो बॉन्ड बनाए हैं, और एक देखो, एक जो था इसके पास इसने ये बॉन्डिंग में यूज कर लिया है। ध्यान से देखो, वो 1 लोन पेयर ऑक्सीजन ने डाल दिया तो तीसरा बॉन्ड बना लिया कार्बन ने। ठीक है, तो कार्बन के पास 1 लोन पेयर बच गया और ऑक्सीजन के पास भी 1 लोन पेयर बच गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काहे कि ये वाला आइटम आपको जल्दी मिलेगा नहीं तो समस्या पड़ जाएगी। ऑक्सीजन के पास 2 था, 2 लोन पेयर, और 2 बनाने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन रखे थे। कार्बन आया, कार्बन अपने साथ 4 लाया, 4 में इसने 2 बनाया, लेकिन अब तीसरा इसने नहीं बनाया, 2 लोन पेयर के रूप में रख लिया। तो ऑक्सीजन ने इसके साथ क्या किया? ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर देके सीधा सीधा एक नया बॉन्ड स्टेबल कर दिया। कार्बन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पे रख के एक बॉन्ड बना लिया। क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए अभी जस्ट समझा हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन यहाँ पे अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिया है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो साइड साइड में दोनों के पास क्या बच रहा है? दोनों के पास 2 लोन, सबके पास 1-1 लोन पेयर है। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसका मतलब कौन मेरा सेंट्रल एटम होगा? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है। इसमें कौन सा मेरा सेंट्रल एटम बनने की टेंडेंसी रख सकता है? बताइए, सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन की कार्बन? सीधा मतलब है कार्बन बनेगा। कौन बनेगा? कार्बन। बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वही क्या बनता है? सेंट्रल एटम बनता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो कार्बन की कम होती है इसलिए वो बनेगा। ठीक है, बन गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 2 1 हो गया। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा? अब बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि बॉन्ड एंगल अभी भी कितना बनने वाला है आपका? सेम 180 डिग्री। बिकॉज ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। लेकिन जानते हैं शेप में क्या हो जाएगा? चेंज। शेप क्या हो गया? चेंज। शेप हमको पता ही नहीं किसका कैसा होगा, शेप वहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये कब हो पाएगा? ये तभी हो सकता है जब लोन पेयर आ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि अब 2 sp रखूँगा तब मैं यहाँ पे 2 वो रखूँ और बॉन्ड पेयर क्या कर दूँ? 0, और दोनों लोन पेयर कर दूँ। दैट इज़ पॉसिबल नहीं। तो ये वाला केस नहीं बन सकता। यहाँ पे 2 केस बन सकते थे, दोनों मैंने बता दिए कि अगर कभी भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। ठीक है,
क्लियर। अब देखते हैं sp2 की बात करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp2 में स्टेरिक नंबर कितना है 3, बॉन्ड पेयर मैंने कितना रखा है, एग्जांपल मैंने bf3 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके पास, 3 ही होंगे, क्योंकि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया है ये इसने, तो 3 ही होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखूंगा लोन पेयर कितना है बोरॉन के पास, एक भी नहीं, 0। बॉन्ड एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री, कितना बनेगा 120 डिग्री। और अगर यहाँ पे बात करोगे कि ज्योमेट्री कैसी होगी, तो यहाँ पे होगी ट्राइगोनल, क्या बनेगी ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। तो शेप भी कैसा बनेगा ट्राइगोनल, कहाँ से बोल दिया मैंने प्लेनर, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बात की कि अगर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास तो ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे सेम। अब BF3 को बुलाओ और चेक करो इसका, ठीक है। तो ये रहा बोरॉन, बोरॉन कुछ इस तरीके से बनाएगा, ठीक है, ध्यान देना, ये F यहाँ पे, ये F यहाँ पे और ये F यहाँ पे, ठीक है। और इनके बीच में देखो ध्यान से, ये कैसे बन रहा है, ट्रायंगल का बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ट्रायंगल के तरीके से, ये F और इनके बीच में जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो 120 डिग्री बन गया। लेकिन अगला केस तुमने क्या किया, अगले केस में 3 रखा है स्टेरिक नंबर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बॉन्ड पेयर क्या कर दिया 2, एक फ्लोरीन को हटा दो, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, लोन पेयर कितना हो गया 1। अब कहानी हो जाएगी चेंज, अब कितना बना रहा होगा, तो अभी भी कहानी वही सेम तरीके से नहीं आप बोल सकते, अब शेप क्या हो जाएगा चेंज। देखो ये जो एंगल तुम बता रहे हो, ये एंगल आप डिफाइन कर रहे हो बॉन्ड के एंगल का, ठीक है। अब इसको पहले मैं और थोड़ा सा समझा दूं आपको, ठीक है। क्या समझोगे आप कि जो बॉन्ड एंगल होता है ये डिफाइन कर रहा होगा शेप को, क्या कर रहा होगा शेप को डिफाइन कर रहा होगा, बिल्कुल ध्यान दो, बॉन्ड एंगल शेप को डिफाइन कर लेगा, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री को भी डिफाइन कर लेगा, लेकिन तभी जब लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री तो उसकी फिक्स हो जाएगी, ज्योमेट्री ऐसे ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगा चेंज। तो शेप चेंज, तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि 120 डिग्री ही रहेगा, है ना, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि 120 डिग्री ही एंगल क्रिएट होगा, क्लियर है। फिलहाल मैं आप 120 डिग्री यहाँ पे लेके चलिए, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है ना, 120 डिग्री यहाँ पे मैंने ले लिया फिर से। अब मैं अगर देखूँ तो वो एग्जाम्पल में क्या आएगा मेरे पास, BF2 पे माइनस चार्ज, BF2 पे कौन सा चार्ज माइनस चार्ज। अब मैं अगर इसका शेप चेंज देखूंगा, मतलब यहाँ से मैं बात करूंगा तो इसका शेप कैसा होगा, पहले ज्योमेट्री कैसी है उसकी, ज्योमेट्री तो वैसे ही होगी तो पहले थी ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ज्योमेट्री यही होगी, बट यहाँ पे इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा बेंट शेप। कौन सा शेप, बेंट शेप, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर शेप, एंगुलर शेप। और फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वी शेप, क्या बोल देंगे वी शेप। मतलब तो ये रहा बी से ऐसे F कनेक्टेड है और यहाँ पे एक F ऐसे कनेक्टेड है, देखो वी शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है या ना, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, इस पूरे के ऊपर किसी एक के ऊपर क्या होगा माइनस चार्ज, और एक लोन पेयर इसके पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा, लोन पेयर इसका बच गया क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया ही नहीं, माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है, क्लियर, इज दैट क्लियर, बिल्कुल। तो इतना सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से नोट डाउन करके हटाएंगे, फिर तीसरे चौथे पोजीशन पे जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। तो मैंने sp2 लिया हुआ है जिसका स्टेरिक नंबर क्या है, इसका स्टेरिक नंबर है 3, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें लोन पेयर क्या होंगे 2 और बॉन्ड पेयर क्या हो गया 1, एग्जाम्पल है वही, बस हो जाएगा BF पे -2, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल की कहानी हो जाएगी चेंज, ठीक है, कहानी क्या हो जाएगी चेंज, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही कितना बन रहा है, बॉन्ड पेयर ही कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि 180 डिग्री बन जाएगा,
ऐसा तो बन नहीं रहा है कहानी में, है ना। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि अब यहाँ से बॉन्ड एंगल को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। शेप डिफाइन कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल, शेप आपका लीनियर हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। लेकिन ज्योमेट्री कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? ट्राइगोनल, क्योंकि sp2 का जब भी होगा वो उसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होने वाली है। ओके, अब देख लो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर। ये रहा B, इसके साथ एक तो F केवल बनाएगा, बाकी अगर देखोगे तो बाकी दो ठो लोन पेयर अरेंज होंगे इस तरीके से ट्राइगोनल शेप में, ठीक है। बाकी कौन है? दोनों लोन पेयर है, इन F की जगह पे लोन पेयर है। बाकी ये F के साथ क्या बनाएगा? ऐसे बना लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं मिटा दूं तो ये क्या है? ये क्या है? लीनियरली ही तो है। ये मैं यहाँ अरेंज करूँ, ये मैं ऐसे जोड़ दूँ यहाँ से हटा के, तो लीनियर लगेगा कि नहीं लगेगा? या मैं ऐसे जोड़ दूँ तो लीनियर है तभी भी कि नहीं है? जब इक्के बॉन्ड है तो क्या होगा? शेप लीनियर होगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके का शेप हमारे सामने नजर आएगा, किसका? BF3 का, दो लोन पेयर और इसके ऊपर -2 चार्ज। आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब आता है हमारे पास sp3 स्टैटिक नंबर 4। स्टैटिक नंबर 4 हो गया। स्टैटिक नंबर 4 मतलब इसकी कहानी आ गई है हमारे एक्सेप्शन के पास, और एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन क्या था मेरे पास? CH4। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन है, मतलब ये कहानी जिसने ओवरलैपिंग के अवधारणा को खराब किया था और हाइब्रिडाइजेशन की नई शुरुआत की थी, ये CH4 है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कार्बन के पास होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी कहानी होगी नहीं कि लोन पेयर होगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबको पता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है, पहली बात। तो शेप भी क्या होगा? टेट्राहाइड्रल। और इसकी शेप को बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगती है कि है। अब मैं अगली बार करता हूँ कि स्टैटिक नंबर 4 रहेगा, लेकिन बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? 3, और लोन पेयर में क्या कर दूंगा? 1। तो लोन पेयर 1 करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे दिया है कि बॉन्ड पेयर जो होगा वो 109 बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट पे होगा, उससे कम, यानी उससे कम। अब जब ये कॉन्सेप्ट आता है कि मैंने क्या किया कि एक लोन पेयर डाल दिया तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो गया? कम। थोड़ा सा क्या हो गया? कम। तो थोड़ा सा कम होने का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ऐसे पीछे भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे कैसा होगा? ये पिरामिडल होगा। कैसा होगा? पिरामिडल, ठीक। सॉरी, जियोमेट्री तो टेट्राहाइड्रल रहेगी, शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। और इसका एग्जांपल है NH3। नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर। क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे नजर आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो लगेगा ट्रायंगुलर शेप में है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसा होता है? पिरामिडल शेप में। अगर आप देखोगे तो पिरामिड के शेप में ये नजर आएगा, और यहाँ पे इसके पास क्या होगा? मतलब एक लोन पेयर होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से क्या होगा? थोड़ा सा कम, ठीक है ना। शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। स्टैटिक नंबर 4 है, लेकिन बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? 2। लोन पेयर कितने हो गए? 2। तो अगली बार ये जो बॉन्ड एंगल है ये बताया गया कि 109 डिग्री से और कम, मतलब इस वाले से और कम हो जाएगा, ठीक है। जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल, लेकिन अब ये कौन सा शेप हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंट शेप। कैसा शेप? बेंट शेप, या एंगुलर शेप, या V शेप। एग्जाम्पल H2O। ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर, ऐसे रख दो 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर नहीं माइंड में रखो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, जुड़ गया। तो क्या है? V शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इनके बीच में जो एंगल होगा 109 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? अच्छा, 109 डिग्री से कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? जहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, है ना। सबके माइंड में आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया है, वो रिपल्सन और क्रिएट करने की कहानी रचेगा, ठीक है।
तो फिलहाल में आप ये समझ के रखिए कि इतने पे ही हमको लेके चलना है कि यहाँ पे जो लिखा गया वो सही है, ठीक है, वो गलत नहीं है। टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाले क्लास में इसको भी समझाया जाएगा जब आपको बेंट रूल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अब कहानी बनेगी sp4। sp4 मतलब sp3d। तो sp3d देखने से पहले पहले हम लोग किसको क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इतने में हो नहीं पाएगा। चलिए अगला देखेंगे। Sn है हमारे पास 5, यानी sp3d हो गया, ठीक है। sp3d हो गया, तो हम देखेंगे बॉन्ड पेयर। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं ताकि वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल जो है मेरे पास वो है वर्ल्ड फेमस PCl5, ठीक है। PCl5 में देखोगे तो 5 है, ये है। अब बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर है 5, लोन पेयर कितना है 0 है, ठीक है, लोन पेयर 0। यहाँ पे जियोमेट्री देखते हैं, तो इसका हम लोगों ने देखा था कैसा होता है, सॉरी जियोमेट्री है ना, जियोमेट्री ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। शेप क्या होगा, जब लोन पेयर नहीं है तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होगा, ठीक है। हाँ, बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल 100 डिग्री से भी क्या हो जाएगा, कम। अच्छा, कई लोगों ने अभी जस्ट, सॉरी हम लोग के माइंड में आया, मेरे माइंड में आया, अभी मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, अब H2O वाला आया था। तो H2O वाला तो हम लोग अभी जस्ट पिछली क्लास में सॉल्व करके आए हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल होता है वो 104 डिग्री 5 मिनट होता है कि नहीं होता है। ये क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम है कि नहीं है, ठीक है। जबकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, और यही 104 डिग्री 5 मिनट, जब मैं कॉस थीटा मतलब 104 डिग्री 5 मिनट डालूंगा तभी तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस में 0.25 है कि नहीं है। तो हम लोगों ने परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर में यही तो वैल्यू ली थी। तो क्या है 109 डिग्री 28 मिनट से कम है कि नहीं है, बिल्कुल। अब देखिएगा स्टेरिक नंबर 5 अगली बार भी मैं ले रहा हूँ। और अच्छा, यहाँ पे मैंने एंगल की बात नहीं की, तो एंगल में मैं बोल रहा हूँ जस्ट यहाँ पे एंगल 100 डिग्री से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, 100 डिग्री से कम। अभी मैं बॉन्ड एंगल की बात एक ही बार में कर ले रहा हूँ सबकी। सबसे पहले मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। तो बॉन्ड पेयर मेरा कितना हो गया यहाँ पे 4, एक लोन पेयर लेके चले आओ, एक लोन पेयर लेके आओगे तो मेरे पास एग्जाम्पल हो जाएगा SF4 पे माइनस चार्ज, SF4 पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है ना। ये SF4 पे माइनस चार्ज मत लो तुम, ऐसे सिंपल लिखो SF4, माइनस चार्ज नहीं होता, सॉरी SF4 सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्री TVP होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करोगे शेप की तो शेप हो जाएगा सीसा। हाँ, सीसा आपने देखा होगा, सीसा समझ रहे हैं क्या होता है, सौ मतलब क्या होता है, क्या होता है, चलिए ठीक है, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। SF4 5 SN नंबर, बॉन्ड पेयर मैंने यहाँ पे कितना ले लिया 3, लोन पेयर कितना ले लिया 2, ज्योमेट्रिकल शेप मतलब यहाँ पे क्या होगा TVP होगा, लेकिन शेप क्या हो जाएगा तो वो T शेप में चला जाएगा। किस शेप में, T शेप में। इसका एग्जाम्पल क्या है ClF3। फिर स्टेरिक नंबर 5 और बॉन्ड पेयर कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, लोन पेयर कितना हो गया 3 हो गया, ज्योमेट्री मेरी क्या हो जाएगी TVP, और एग्जाम्पल मैंने इस यहाँ पे लिया है जिनॉन फ्लोराइड, ठीक है ना, XeF2, और शेप तब क्या हो जाएगा लीनियर, ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी देखते हैं हम लोग PCl5 में कैसे ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल होता है। तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल का मतलब यहाँ पे आप जब पकड़ोगे, ये रहा P, यहाँ से Cl यहाँ पे अरेंज करो, एक यहाँ पे अरेंज करो, एक यहाँ पे अरेंज कर लो, और फिर इसी तरीके से एक यहाँ पे अरेंज करो, एक यहाँ पे अरेंज करो, ऐसे ऐसे मिलाते जाओ। ये सब 3D का है आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसको S में से, इसको S में से, जब मिलाओगे तो ये बन जाएगा ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, ठीक है, पहली बार। जब SF4 की बात करोगे तो SF4 का C100 का मतलब क्या होता है, ये रहा S, इस पे 2 लोन पेयर है, एक यहाँ पे F, एक यहाँ पे F,
मतलब ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सीसा शेप। ठीक है। ClF3 का देखोगे तो ClF3 के पास अगर आप बात करोगे तो एक यहाँ पे F, एक यहाँ पे F, या सिंपली चलते हैं, एक यहाँ पे F और एक यहाँ पे F कर लो। ठीक है, तो क्या बन गया, ये टी शेप में बन गया कि नहीं बन गया। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, ये F और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, F कर दिया, तो क्या बन गया, टी शेप में बन गया कि नहीं बन गया, एकदम इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 लोन पेयर रख दूँगा, 2 लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर का शेप नहीं, मतलब यहाँ की कहानी चल रही है। ठीक, अच्छा उसके बाद जब जाओगे जिनॉन फ्लोराइड पे, तो जिनॉन फ्लोराइड पे आओगे जब, तो ये कैसा होता है कि यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F हो गया, तो क्या कैसा बन रहा है, ये लीनियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल लीनियर बन रहा है। और 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर को अरेंज करो, 3 लोन पेयर अरेंज हो गए। ठीक है, खत्म। तो इस तरीके से इसके शेप क्या होते हैं, बनते हुए नज़र आएंगे। बाकी बॉन्ड एंगल की बात करेंगे आप, तो बॉन्ड एंगल सबका कहानी अलग अलग रखेगा। ओके, जैसे सबसे पहला हमारे पास अगर ClF3 का ही देख लें हम, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ऐसा नहीं होगा कि टी शेप में है तो सब 90 डिग्री ही होंगे, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन शेप आपको अकॉर्ड कैसा होगा, मतलब यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 90 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक है, सेम सिचुएशन में आप दूसरे वाले में भी जाओगे तो दूसरा वाला भी यही सेम चीज़ को डिराइव कर रहा होगा, यहाँ सॉरी इस वाले में जब जाओगे आप। ठीक है ना, SF वाला लो या नहीं जिनॉन वाला लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कम। क्लियर है बात, ऐसे चल रहा होगा। ये लग रहा है ना लीनियर, आपको जियोमेट्रिक की बात कर रहे हैं ना, हमने क्या बोला, बॉन्ड एंगल किसको डिफाइन करता है, जियोमेट्री को, नॉट शेप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जियोमेट्री जब टेट्राबाइहाइड्रल रखोगे तो लोन पेयर आते जाएंगे, तो इसमें एंगल क्या होते जाएंगे, कम या ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है ना, इन जियोमेट्री की कहानी सेम बनी रहेगी। समझ में आ रही बात, यस और नो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब क्या आगे बढ़ेंगे, SN6 पे। ये तो sp3d हो गया, अब sp3d2 पे। तो sp3d2 पे जाओगे जब, तो उसका कैसा होगा ये भी देख लो, और इसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। sp3d2 6 होता है, सिंपल। और जियोमेट्री की बात करोगे तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। कब, जब बॉन्ड पेयर क्या होगा 6, लोन पेयर क्या होगा 0, शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आता है, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है SF6, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सल्फर के पास क्या था, सल्फर के पास एक लोन पेयर बच गया था, 4 फ्लोरीन थे, तो अभी क्या हुआ, अभी वो दोनों के दोनों लोन पेयर इसने क्या कर दिए, यूज कर दिए 2 फ्लोरीन के साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप आयरन फ्लोराइड को भी ले सकते हो, तो IF6 भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, कोई एक ले लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई बात कि sp3d2 वाला कैसा होगा। और यहाँ से बनाते जाओ तो केस तो बनते ही जाएंगे, है ना। तो अभी आप जितने केस बनेंगे, अब हम लोग बेंट रूल पे समझेंगे। अभी इतना हम लोगों ने समझ लिया जो हमारे समझने में इम्पोर्टेंट था। हमारा जो मेन कहानी था वो sp3d तक था। ठीक है ना, sp3d तक था। ठीक, तो sp3d तक हमने समझ लिया है। अब उसके आगे हमको ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्टाहेड्रल हो गया, हम यहाँ से फिर कहानी बनाओगे, एग्जाम्पल बनते जाएंगे, ज्योमेट्रिक आते जाएगी, लेकिन जो समझना था आपको ऊपर ही आप समझ लियो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी sp3d से स्टार्ट करते हुए बेंट रूल। ठीक है, तो बेंट रूल समझने के लिए जो आपको पढ़ना था वो आप पढ़ लिए। ठीक, इसके आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा, एक चार्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, इससे कुछ मतलब है नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा जानकारी जो मिलनी थी ऊपर मिल चुकी है। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेंट रूल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।